नमस्कार। पॉजिटिव आगरा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे श्री राजीव खंडेलवाल जी से, जो कि इंटरनेशनली अवॉर्डेड पोएट हैं और इंग्लिश में पोइट्री करते हैं। राजीव जी नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप आगरा के ही हैं और आगरा में ही पले बड़े हैं, तो थोड़ा आप अपने बचपन के बारे में बताएं। क्या उस समय आपने इमेजिन किया था कि पोइट्री आप लिखेंगे, क्योंकि आप एक बिज़नेस फैमिली से आते हैं और आपका स्टैब्लिश बिजनेस है एक। राजीव। थैंक यू अनिल जी। हम हमारी पढ़ाई जो है वो मैथ्स और साइंस बेस्ड है। लिटरेचर से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रहा है वो, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल्स में 9th 10th 11th में कंपलसरी इंग्लिश थी, लिटरेचर था, बस वहीं तक है। कभी सोचा नहीं था कि पोइट्री भी लिखेंगे। मेरा छोटा भाई जो मुझसे 1 साल जूनियर था, डॉक्टर पंकज खंडेलवाल, उसने शायद 9th या 10th में 3 पोएम्स लिखी थी, विंटर, ऑटम और समर। तो सालों तक मुझे ये समझ में नहीं आई कि उसने लिख कैसे ली। तो एक दिल में कहीं ना कहीं ये इच्छा थी कि जब उसने लिख ली तो मैं भी लिख लूं। बट दैट वाज अबाउट ऑल। और एक चांस मीटिंग हमारी शिमला में हुई डॉक्टर सोम रंजन के साथ, और उस मीटिंग में हमने शायद कॉलेज के ज़माने में एक आध इंग्लिश की पोइट्री लिख ली थी, बिकॉज इन दैट सेम मूड फ्रेम ऑफ माइंड कि भाई पंकज ने लिख ली तो हमें भी कहीं ना कहीं आई मस्ट ट्राई माई हैंड। तो वो 1-2 पोएम्स उनको जो लिखी थी वो उनको सुनाई, तो उनका मोटिवेशनल ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि शिमला से वापस आके मैंने शायद 1 हफ्ते के अंदर 4-5 लेटर से पोएम्स लिख ली और फिर उनको भेजी चेक करने के लिए, और फिर वहाँ से वो एक सिलसिला स्टार्ट हुआ उनके गाइडेंस का, चीज़ का, एंड दैट्स हिस्ट्री, द रेस्ट इज हिस्ट्री। राजीव जी, आपने म्यूज़िक भी सीखा है, आप क्लासिकल म्यूज़िक की आपने ट्रेनिंग ली है, तो वो आपके अंदर बचपन से क्या ये फैमिली का ट्रेडिशन था कि आप क्लासिकल म्यूज़िक सीखें और फिर आप आगे बढ़ें? उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, एक ट्रेडिशन नहीं था, पर मेरी मदर, जब हम स्कूल से आते थे तो मेरी मदर इंश्योर करती थी कि हम एनेट ब्राइटन, जो बच्चों के पोएट हैं, ऑथर हैं, उनके 1 पन्ने 2 पन्ने 3 पन्ने 4 पन्ने रोज़ ज़रूर पढ़ें। और उस ज़माने में हम लोग गिटार सीखते थे, तो वो भी मदर की कंपलसरी चीज़ थी कि आपको आधे घंटे 15 मिनट तो गिटार बजाना है। वो टीचर आते थे हमें कोचिंग करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हमारी लाइफ में इनग्रेन्ड थी कि ये हमें पता ही नहीं चलता था उस ज़माने में कि हम ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कर रहे हैं या दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर स्कूल एक्टिविटी। ठीक है, तो वो पढ़ने की आदत इतनी ज़्यादा इनग्रेन हो गई कि देयर वाज अ पीरियड जब शायद एक नॉवल एक दिन में पढ़ लेते थे। तो वो लिटरेचर से जो थोड़ा बहुत भी एफिलिएशन हुआ, जो दोस्ती हुई, वो शायद उसी बचपने की वजह से हुई कि वो पढ़ने का शौक़ बहुत डेवलप हो गया था। पर आप समझते हैं कि जो आपने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा उसने भी काफ़ी रोल प्ले किया आपकी पोइट्री राइटिंग पे? नहीं, क्लासिकल म्यूज़िक तो हम सीखते थे, पर जो टीचर हमारे पास आते थे सिखाने के लिए वो फिल्मी सॉन्ग सिखाते थे हमारे को। तो उस ज़माने में तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई रोल प्ले किया होगा उसने। बाद में लेटर ईयर्स में आफ्टर पोइट्री लिखनी शुरू कर दी और उसके बाद क्लासिकल में, क्योंकि म्यूज़िक में इंटरेस्ट था ही, तो फिर क्लासिकल में इंटरेस्ट जागा। बट आई रियली डोंट थिंक कि उसका पोइट्री राइटिंग पे कोई इफ़ेक्ट पड़ा होगा। आई एम नॉट श्योर। आप बिज़नेस करते हैं, आप इंटरनेशनल बिज़नेस करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और हाउ वाज योर चाइल्डहुड ग्रोइंग एज अ चाइल्ड?
Growing as a child was very very fine because we at that particular moment of time belonged to an affluent family. तो कोई दिक्कत ही नहीं, पढ़ाई में कोई दिक्कत ही नहीं, एंड वी वर वेरी गुड स्टूडेंट्स. तो कभी फेलियर की बात तो दिमाग में दूर दूर नहीं थी, एंड हमेशा यही था कि भाई एक्सेल कैसे करना है. तो वो आदत एक्सेल करने की और जिस सब्जेक्ट को पकड़ा है उसमें टू फेयर वेल, वो एक इनग्रेन्ड एटीट्यूड बचपन से ही दिमाग में भर दिया गया था, आ गया था. और आई थिंक लाइफ वाज गुड. वो कॉलेज में भी, स्कूल में भी, कॉलेज में भी हम ड्रामेटिक्स में थे, एलोक्यूशन में थे, स्पोर्ट्स में थे. तो ऑल राउंडेड पर्सनालिटी डेवलप हुई. तो आई थिंक दिस प्रॉबली पोइट्री राइटिंग में जब आए तो वो किसी भी सब्जेक्ट में जाना, डीपली उसको पढ़ना, फिर अपने आप में हर टाइम एक में एक्सेल करना, शायद वो बचपन में आदतें इनग्रेन हुई थी, उसी का ही रिजल्ट है कि आज आपने कहा जैसे आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे, क्या जो इंजीनियरिंग में एक थॉट प्रोसेस किया जाता है उसने कुछ आपको हेल्प किया पोइट्री के लिए, या आपके जीवन में जो आप सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहे हैं, आप लाइन भी रहे, आप जेसीज में भी रहे, उसमें भी आपने काफ़ी एक्सेल किया, उसके बारे में भी थोड़ा आप बताएं. देखिए, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग करने के दो बेनिफिट ये मिले कि दोनों ही सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग, आर लॉजिक बेस्ड. चेस खेलने का मुझे बहुत शौक था, तो चेस से लॉजिक दिमाग में आया. प्लस एक चीज़ चेस ने जो इनग्रेन कराई कि वो एक मूव करने के बाद सेकंड मूव क्या पोटेंशियल हो सकते हैं. इसी तरह पोइट्री राइटिंग में कि एक लाइन जब लिख ली तो क्या क्या पोटेंशियल हो सकते हैं टू ग्रो दैट पोएम इनटू अ कंप्लीट पीस. तो शायद वो चीज़ें तो मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग ने डेफिनेटली सिखा दी कि एक सिस्टमैटिक फ्लो और एक लॉजिकल फ्लो, वो शायद इन दोनों सब्जेक्ट्स ने इनग्रेन करा दिया. और बाकी आपने क्या पूछा? मैंने ये पूछा था कि जो आपका चाइल्डहुड कैसा था. चाइल्डहुड वॉज वेरी गुड. चाइल्डहुड वॉज वेरी गुड. वी वर इन अ जॉइंट फैमिली, तो बहुत सारे बच्चे थे. आई थिंक इट्स अ वेरी 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 हैप्पी. एक आपने नावल भी लिखा है जो शायद आपका अकेला नावल है, पहला नावल है, जिसके अंदर आप अपने चाइल्डहुड की स्टोरी के ऊपर आपने बेस किया है. नहीं, वो हुआ ऐसे कि जब मेरी 3 पोइट्री वॉल्यूम्स पब्लिश हो गए तो मेरे मेंटर जो डॉक्टर सोम रंजन शिमला के थे, ही थॉट दैट सिंस आई वॉज राइटिंग मोर और लेस प्रोज पोइट्री, आई वुड बी गुड इन राइटिंग प्रोज. तो उन्होंने कहा कि तुम एक नावल लिखो. तो मैंने कहा सर नॉवल कैसे लिखूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो ना सब्जेक्ट मालूम है ना चीज़ मालूम है, तो मैं लिखूंगा कैसे. तो भाई तुम्हारी एक जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में तो किस्से होते हैं, चीज़ होती हैं, कहानियाँ होती हैं, उन्हीं को लेके बिल्डअप करो. तो दैट साउंडेड लाइक अ गुड आइडिया. मतलब जॉइंट फैमिली में है, बिजनेस फैमिली है, तो चीज़ें तो ऑब्वियसली होती हैं. तो लिखना शुरू किया. और अनिल जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो भी मुझे कहना था वो शायद मैंने 50-55 पेजेस में लिख दिया. अब मुझे यही समझ में नहीं आया कि कहानी आगे बढ़ाऊं क्या, क्योंकि जितना मालूम था, जो मैं कहना चाहता था, वो मैंने उन 50-55 पेजेस में कह दिया. अब डॉक्टर सोम रंजन ने उसमें फिर अपनी एडिटोरियल इनपुट्स दिए कि यहाँ ये बढ़ाओ, यहाँ ये बढ़ाओ, यहाँ ये बढ़ाओ. इवेंचुअली it turned out to be a 200 pages novel. I sat on the novel for 15 years before publishing it, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये लगता था कि अभी ये परफेक्ट नहीं है. नॉवल की खूबसूरती एक्चुअली तब होती है कि जब जो रीडर ने किताब अगर उठा ली तो वो इनग्रोस्ड एक के बाद पन्ने पलटता हुआ चले जाए. मुझे कहीं उसमें एक अपनी नरेशन में, लिंकिंग में कहीं कुछ कमी लग रही थी, शब्दों के चयन में कमी लग रही थी. तो आई सेट विद दैट नॉवल फॉर 15 ईयर्स. फिर मुझको एक मेंटर मिली जबलपुर से, डॉक्टर शोभा दिवाकर, हु इज़ एक्सट्रीमली गुड इन ग्रामर.
उनकी निगाह से जब वो नॉवल गुजरा और उन्होंने थोड़ा सा उस नॉवल को ट्वीक किया ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, देन दैट उस नॉवल की खूबसूरती ही चेंज हो गई। देन आई पब्लिश दैट। जैसे कहा जाता है या जो लोगों की समझ है कि आदमी पोइट्री लिखना शुरू कर देता है, लेकिन आपकी बातों से ये लग रहा है कि जो आपके मेंटर और गाइड है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बारे में आप जो आगे आने वाले पोइट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे? देखिए, किसी भी फील्ड के अंदर जब तक आप, क्योंकि आप किसी फील्ड में एंटर कर रहे हो और आप अभी इस्टेब्लिश नहीं हो और आपको उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज भी ज़्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई गाइड, कोई ना कोई मेंटर तो चाहिए ना, जो आपको लेटर से क्लास 3 से 4 पे ले जाए, 4 से 5 पे ले जाए एंड यू ग्रो। अब तो उस ग्रोथ के लिए तो यू नीड समबडी जो आपसे बेटर हो, नॉट एग्जैक्टली इन पोइट्री राइटिंग बट इन थ्योरी, जो आपको ये बता सके कि ठीक है यहाँ तक तो आप आ गए, अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। दीज आर द काइंड ऑफ बुक्स दैट यू हैव टू रीड, दिस काइंड ऑफ मटीरियल यू हैव टू असिमुलेट इन योर सेल्फ। तो उसके लिए तो कोई ना कोई गाइड और मेंटर चाहिए। और आपको लगता है कि ऐसे मेंटर आम लोगों को मिल जाएंगे, या वो अगर कोशिश करें? आई डाउट कि ऐसे मेंटर्स आज के ज़माने में ईज़िली मिल जाएंगे, क्योंकि पर्टिकुलरली इन पोइट्री राइटिंग इट इज़ अ वेरी टीडियस जॉब। आपने एक पोइट्री लिख ली, मान लीजिए मैंने एक पोइट्री लिख ली, मैंने वो पोइट्री सर को भेजी, अपने मेंटर को भेजी। नाउ ही हैज़ टू रीड दैट पोइट्री, then he has to comment on each line and on the totality of the poem. So that takes a lot of time. तो जो भी आपसे इमोशनली अटैच्ड है या हो गया है, या he sees some talent in you which he thinks should be germinated, further bloomed, flowered, तो I think it's a tough job. My life has been easy कि मुझे हर स्टेप पे कोई ना कोई मेंटर ऐसा मिलता चला गया जिसने मेरे डिफरेंट फेसेस पॉलिश करने में मेरी मदद करी है। आपने 9 किताब पोइट्री पे लिखी हैं और एक नावल लिखा है। आप समझते हैं कि अब आप यू कैन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ अ गाइड और अ मेंटर फॉर अपकमिंग पोइट्स? देखिए, हुआ ऐसा कि my grandchildren have turned 12, 13. तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को पोइट्री राइटिंग सिखा पाऊँ और ये अपने ज़िंदगी के किसी मोड़ पे पोइट्री लिखना शुरू करें मेरी तरह। तो मैंने एक सिस्टम डिवाइस किया जो कि मैंने सीखा over the period of 25 years that I have been in poetry writing. And I think I am now in a position to guide people on how to write poetry. I think there is इस तरह का कोई सिस्टम शायद ईज़िली अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर, जो सिस्टम मैंने डिवाइस किया हुआ है। और I think poetry can be taught because I knew nothing about poetry. I self-taught myself with the guidance of my mentors, and I believe to a certain extent then to a certain level poetry writing can be taught. Yes. धन्यवाद राजीव जी, आपसे बहुत अच्छी सुंदर चर्चा हुई। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और उस एपिसोड में जानेंगे कि आप जो पोइट्री सिखाने का जो आपने प्रोसेस डेवलप किया है वो कैसे चल रहा है और आगे उसका कैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। धन्यवाद।